गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इसके पहले 8 क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था वो पढ़ा था, जिसका नाम था मॉडर्न पीरियड्स। मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको जो टॉपिक्स क्लियर किया था उससे आगे आज मैं आपका टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल एडवांस ब्रॉन्ज एज इन इंडिया। वो रहा है कि भारत में जो कांस्य युग जो था, विकसित कांस्य युग के बारे में आपको बताएगा इसमें। वो रहा है कि मैनी एंशियंट सिटीज़ were important center for trade and commerce, and some of the Indus Valley cities, such as Lothal and Kalibaghan, were much developed than many modern cities. So, to say that the ancients and the medieval periods pertains to primitiveness in terms of science and technology will be wrong. Though the urbanization that modern period witness was something which both the period definitely were missing. क्या कह रहा है देखिए इसमें। बोल रहा है कि कई प्राचीन शहर व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे, और सिंधु घाटी के कुछ शहर जैसे लोथल और कालीबंगन कई आधुनिक शहरों की तुलना में बहुत विकसित थे। बता रहा आपका कि ऐसे बहुत से प्राचीन पुराने शहर थे जहाँ व्यापार और वाणिज्य बहुत तेज़ी से फैल रहा था और उसका वो प्रमुख केंद्र थे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों के बारे में देखेंगे तो लोथल और कालीबंगन कुछ ऐसे शहर थे जो आज के आधुनिक शहरों की तुलना में ज़्यादा विकसित थे, जो आज के शहर आप देख रहे हैं। इसलिए ये कहना कि प्राचीन और मध्यकालीन काल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में प्रधानता से अगर साबित है तो ये गलत नहीं होगा। मैं बता रहा आपका। सो दैट इज से द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड पर्टेन्स प्रीमिटिवनेस इन टर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी रॉन्ग। यानी बोल रहा है आपका कि ये कहना गलत होगा कि प्राचीन और मध्यकालीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में ये शहर जो थे वो काफ़ी पीछे थे। हालांकि आधुनिक काल का शहरीकरण कुछ ऐसा था जो पूर्व की दोनों अवधियों को निश्चित रूप से गायब कर रहा था। यानी कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ इसके अंदर मिसिंग है। चलिए आगे देखा जाए। बुरा at the end the Indian historians choose to categorize the history of India into three periods: ancient, medieval and modern। और अंत में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को तीन कालों में चुना। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग एंशियंट पीरियड्स में। बोरा द एंशियंट पीरियड्स comprises the period of Stone Age, Bronze Age and Iron Age, encompassing the Indus Valley civilization and the rise of first dynasty king and kingdom। बोरा प्राचीन काल जो था इसके अंदर स्टोन एज को, ब्रॉन्ज एज को और आयरन एज, इन तीनों युग को शामिल किया गया था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता और जो किंगडम्स जो थे, राजा और राज्य, जो पहले जो वंश जो थे राजाओं का या उनका साम्राज्य जो था जो विकसित हो रहा था, उसको एंशियंट पीरियड के अंदर शामिल किया गया है। चलिए मेडिवल पीरियड क्या बोल रहा है आपका। ट्रांजिशंस फ्रॉम द एंशियंट टू द मेडिवल पीरियड अकॉर्डिंग टू मैनी historians occurred with the arrival of Turks, people of Turkish in India। बोल रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम यानी एंशियंट यानी प्राचीन काल से मध्यकालीन जो काल जो था उसमें ये क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। बहुत से इतिहासकारों के ये मानना है कि ये एक ऐसा समय था जब भारत में तुर्क जो थे यानी तुर्किश लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे।
द न्यू एम्पायर ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन इंडियन कल्चर्स। और ये जो नया साम्राज्य जो था उसने भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में क्या किया, बदलाव लाया। मॉडर्न पीरियड्स were with the arrivals of British in the 17th century. The transition from the medieval period to modern period has been recorded in India. हो रहा है कि अंग्रेजों के आने के साथ 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के साथ जो मध्यकालीन जो काल जो था वो किसमें तब परिवर्तन हो गया, मॉडर्न पीरियड से। ठीक है, इट ब्रॉट्स ग्रेट चेंजेस इन द सोसाइटी, जिसके कारण भारतीय समाज में बहुत से बदलाव हुए। द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशंस, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, communications, spreads of literacy and education, rapid growth of trade and developments। बोल रहा है कि जो आधुनिक काल जो था, जो आधुनिक काल जो है इसमें आपको बहुत से ऐसे फीचर्स नज़र आएंगे जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, साइंस और टेक्नोलॉजी में का विकास के अंदर और ज़्यादा विकास होना, कम्युनिकेशन स्किल जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। अच्छा, लिटरेसी जो था, एजुकेशन जो था या वो काफ़ी तेज़ी से फैला था, और व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित होता जा रहा था। यानी कह सकते हैं कि आधुनिक काल जो था काफ़ी ज़्यादा जिसे हम लोग विकास के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मॉडर्नाइजेशन एंड कोलोनाइजेशंस। पूरा इन यूरोप द मॉडर्न पीरियड हैड बिगन मच अर्लियर, दैट इज़ अराउंड 15th सेंचुरी। हो रहा है कि यूरोप में जो आधुनिक काल जो था वो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लगभग 15 शताब्दी के शुरू में ही वहाँ पे आधुनिक काल जो था वो शुरू हो गया था, जो कि भारत में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर क्रिएटेड द नीड फॉर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज टू फीड देयर इंडस्ट्रीज। बोला जिस तरह से साइंस, विज्ञान और तकनीकी में जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा था उसके कारण रॉ मटेरियल्स का या अदर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, जिससे कि वो अपने उद्योगों को चला सके। दिस मेड दैम टू एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फॉर रिसोर्सेज एंड स्टेबलाइज ट्रेड रिलेशन। और इसलिए जो यूरोप के ज़्यादातर देश जो थे उन्होंने दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे कि उन देशों के संसाधनों को वो ले सके या यूज़ कर सके। चलिए आगे क्या बोल रहा आपका, दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज and strengthens their own economic and political base, eventually leading on the govern that country. This process come to be called colonizations, and the country used for trade became the colonies। बोल रहा है कि दे यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्री, वो लोग क्या करते थे, दूसरे देशों के संसाधनों का उपयोग करते थे और अपनी आर्थिक और राजनीतिक जो आधार जो था उसको वो लोग क्या कर रहे थे, मजबूत बना रहे थे, मजबूत कर रहे थे। बोल रहा है कि इवेंचुअली द लीडिंग ऑन गवर्नमेंट दैट कंट्री, और धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ उस देश की सरकार पर अपना जो था अधिकार बढ़ाते जा रहे थे। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड, और इसी प्रोसेस को हम लोग कोलोनाइजेशन औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, और जो कंट्री जो थे जिसका इस्तेमाल उन व्यापार करने के लिए करते थे उसे हम लोग कॉलोनीज कहते थे। दिस इज़ हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर एंड कोलोनाइज द कंट्री। तो इसी तरह दिस इज़ हाउ यानी कैसे अंग्रेज जो थे भारत में आए व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने इन राज्यों को अपना गुलाम बना लिया। हेंस इंडियन हिस्टोरियंस आल्सो कॉल द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एज द कॉलोनियल पीरियड। इसलिए इतिहासकार जो हैं वो आधुनिक काल को कॉलोनियल पीरियड्स के नाम से कॉल करते हैं। व्हेन यू स्टडी अबाउट द कॉलोनियल पीरियड यू विल रियलाइज हाउ डिफरेंट इवेंट लीड टू ट्रांजिशंस ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर इनटू रूलर ऑफ द लार्ज कंट्री लाइक इंडिया।
जब हम लोग कॉलोनियल पीरियड्स का अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि कैसे विभिन्न घटनाओं के कारण, अलग अलग घटनाओं के कारण कैसे एक ब्रिटिश ट्रेडर जो थे वो कैसे इतने बड़े देश के ऊपर उन्होंने अपना शासन जो था वो स्थापित किया। चलिए आगे आपका द कॉलोनियल्स रूल। बोल रहा है कि द ब्रिटिश केम एज ए ट्रेडिंग कंपनी एंड स्लोली स्प्रेड देयर विंग्स टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ लार्ज एरिया अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स एट मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, present day Chennai, Kolkata, and Mumbai, respectively. India was seen as an important source of raw material for growing industry in Europe. It was a major center for precious stone and cottons. बोल रहा है कि द ब्रिटिश केम एज ए ट्रेडिंग कंपनी, जब ब्रिटिश जो था एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत आया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव जो था वो फैलाते चले गए, बढ़ाते चले गए। ठीक है, स्लोली स्प्रेड देयर विंग्स, ये बता रहा है कि धीरे धीरे वो अपनी पंख जो होते हैं, यानी पंख यहाँ पे नहीं होगा, वो अपने प्रभाव को बढ़ाते चले गए। और टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल, और उन्होंने बड़े क्षेत्र पर अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट, यानी जहाँ पे उन लोग अपने व्यापार को केंद्रित करते थे, यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे, उसके आसपास के क्षेत्रों के राजनीतिक जो वहाँ की जो राजनीति होती थी, पॉलिटिकल्स जो कंट्रोल जो होता था उसको अपने हाथों में लेते, जैसे मुंबई, आपका कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया। ठीक है, और ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से वो अपने उद्योगों के लिए, यानी यूरोप में इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वो लोग यहाँ से कच्चे जो मटेरियल जो थे वो प्राप्त करते थे। इंडिया वॉज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया वॉज सीन एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्री इन यूरोप। भारत एक ऐसा देश था जिसे हम ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर कई महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिससे कि कई रॉ मटेरियल स्रोत थे जिससे कि यूरोप में वे अपने उद्योगों को काफ़ी विकसित कर सकते थे। इसके अलावा इट वाज ए मेजर सेंटर, इसके अलावा ये मसालों के लिए, बेशकीमती पत्थरों के लिए और कपास के लिए भी एक बड़ा केंद्र था। चलिए, मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर 1700 सी, 1700 ईस्वी के बाद मुगल शासन का पतन। बाय द मिड 18th century द ग्रेट मुगल एम्पायर विच हैड रूल्स ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी के मध्य में अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के बड़े भाग पर, ओवर मोस्ट पर यानी ज़्यादातर भागों पर मुगल साम्राज्य का शासन था। वाज स्प्लिट इंटू अ स्मॉलर स्टेट, और धीरे धीरे ये क्या हो, एक छोटे राज्यों में सिमटता चला गया। द यूरोपियन ट्रेडर टुक एडवांटेज ऑफ लोकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज एंड with the help of smaller and weaker state took over the administration of much of the continent of India। हो रहा है कि जो ये व्यापारी जो थे, इन्होंने क्या किया, ये जो एडवांटेज जो था, टुक एडवांटेज ऑफ लोकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह से वहाँ की स्थानीय राजनीति अस्थिर होती जा रही थी, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, इसके पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। द सब्जुगेटेड एरिया बिकेम कॉलोनीज, और जो सब्जुगेटेड एरिया यानी पराजित क्षेत्र जो होते थे, उस धीरे धीरे उसको क्या किया, कॉलोनीज बना लिया, यानी उनको अपने उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। एंड लॉस्ट ऑल कंट्रोल ओवर देयर सॉर्गेनिटीज एंड रिसोर्सेज, और इससे उस राज्य के स्वतंत्रता और उसके संसाधनों पे से उसका अधिकार जो था वो खत्म हो गया, यानी राजा का अब अधिकार जो था वो अपने क्षेत्र के ऊपर से खत्म हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या बोल रहा है आपका। चलिए, द ब्रिटिश सब्जुगेशंस बता रहा है आपका। द ब्रिटिश एडॉप्टेड सच पॉलिसीज विच डू नॉट ब्रिंग यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि द ब्रिटिश एडॉप्ट सच पॉलिसीज, जिस तरह से अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, विच नॉट ब्रिंग यूनिफॉर्म इफेक्ट, उसका प्रभाव जो था लोगों के जीवन के ऊपर नहीं पड़ा था। एंड क्रिएटेड कंडीशन ऑफ पुअर्टीज, और उससे क्या हुआ
कि गरीबी जो थी, दरिद्रता जो थी, वो काफ़ी बढ़ती चली गई। दरिद्रता की स्थिति जो थी वो क्रिएट हो गई, उत्पन्न हो गई। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ मैसिव इम्पोर्ट ऑफ मशीन मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लिश फैक्ट्री टू इंडियन मार्केट्स. This lead to threat for a handicraft industry as the British goods were sold at much cheaper price. Eventually, the colonial rule lead to the inevitable resistance by the Indians. बोल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, उस नीति से भारत के अंदर गरीबी जो थी, निर्धनता जो थी, काफ़ी तेज़ी से स्थिति जो थी उत्पन्न होने से गई. जैसे एग्जाम्पल में आपका बता रहा है कि भारत के मार्केट्स के अंदर जो थे वो अंग्रेज़ों के बनाए गए जो कपड़े जो होते थे उसको आयात किया जाता था. जो मशीन से बनाए गए जो कपड़े होते थे उनको वहाँ से यूरोप से मंगवाकर भारतीय मार्केट के अंदर बेचा जाता था. ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स जो होते थे, अंग्रेज़ों के जो वस्तु जो होते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे क्योंकि वो मशीन से बने होते थे. और अंततः औपनिवेशिक शासन ने भारतीयों द्वारा जो प्रतिरोध जो था और अंततः द कॉलोनियल रूल्स लीड टू द इनएविटेबल रेजिस्टेंस बाय द इंडियन. और अंततः क्या हुआ कि जिस तरह से औपनिवेशिक शासन जो था, जिस तरह से वो अपने नीतियों को अपना रहा था, उससे भारतीय द्वारा क्या हुआ, उन्होंने इसका विरोध करना जो था वो शुरू कर दिया. चलिए, सोर्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड्स. बोला इन order to write about any historical period, a historian needs to gather information from various sources. बोल रहा है कि in order to write about any historical period, बोल रहा है कि किसी भी ऐतिहासिक काल में जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसके लिए हमें जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी की ज़रूरत, और उन्हीं जानकारी के आधार पर हम लोग इतिहास जो है वो लिखते हैं. In comparison to the ancient or medieval period, there is abundance of source material for writing the history of modern period. अगर हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन काल की तुलना अगर आधुनिक काल से करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक काल में आपको इतिहास को लिखने के लिए या उसको समझने के लिए या उसको लिखने के लिए बहुत से स्रोत प्राप्त होंगे. However, it would not be right to say that these sources represent a complete truth. हालांकि ये कहना सही नहीं है कि इन स्रोतों से हमें सही जानकारी मिले या जो हमारे पास स्रोत है वो सही हो. वन सोर्स नीड टू बी ए क्रॉस चेक विथ मैनी अदर्स. बोल रहा है कि एक जो स्रोत है, कोई भी स्रोत है, उसकी सत्यता को जांच करने के लिए हमें कई सारे दूसरे लोगों के द्वारा उसको क्रॉस चेक किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है कि ये जो हमारे पास स्रोत है जिसके आधार पर हम लोग इतिहास लिख रहे हैं, क्या वो स्रोत सही है या उस स्रोत को क्या हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स देखिए. बोल रहा है द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एट डिफरेंट लेवल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इवेंट ऑफ दैट टाइम. बोल रहा है कि द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे या जो सरकारी एजेंसियों के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे एट द डिफरेंट लेवल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज. उस समय क्या होते थे, महत्वपूर्ण स्रोत होते थे जिससे उस समय के बारे में जाना जा सके. द ब्रिटिश केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मेकिंग कॉपी नोट्स. ब्रिटिश क्या करते थे, अंग्रेज, वो जो भी प्रत्येक जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होते थे जिस आधार पर वो लोग अपने शासन को चलाते थे, उसके लिए वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड्स रखते थे. ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स के कॉपी बनाते थे. दे बिलीव इन डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग एंड एक्सक्यूशंस. दे बिलीव इन डिटेल रिकॉर्ड, वो जो था किसी भी प्लानिंग को, किसी भी योजना को बनाना, ठीक है, या एक्सक्यूशंस करना, प्लानिंग और एक्सक्यूशंस के लिए वो लोग इस डिटेल रिकॉर्ड्स को के ऊपर वो लोग विश्वास करते थे. यानी इसी रिकॉर्ड्स के आधार पर वो लोग अपना प्लानिंग जो था, योजना जो था, किस तरह से अपने शासन को चलाए उसको तय करते थे. नथिंग कुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन. और नथिंग कुड बी डन, और कभी भी वो लोग जो ओरल इंस्ट्रक्शन होता था, मौखिक जो निर्देश होता था, उसके ऊपर वो लोग डिपेंड नहीं होते थे. कुड बी डन ओनली डन, नथिंग कुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस. उनका ये मानना था कि
जो मौखिक जो निर्देश के आधार पर किसी तरह का कोई जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं रखना चाहिए। दिस रिकॉर्ड वर केप्ट इन एवरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, जितने भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स होते थे उसको ऑफिस के अंदर जो था वो रखा जाता था, राइट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार या टू द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर। जैसे महत्वपूर्ण ऑफिस जैसे तहसीलदार के जो कार्यालय होते थे उसमें इस रिकॉर्ड्स को रखे जाते थे, या जो कलेक्टर जो होते थे उसके अंदर इस रिकॉर्ड्स को जो था वो रखा जाता था। बिफोर द एडवेंट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, बिफोर द एडवेंट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस दिस रिकॉर्ड वर केयरफुली कॉपी बाय द स्पेशलिस्ट। बोल रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले ये रिकॉर्ड्स जो होते थे उसे किसके द्वारा कॉपी किया जाता था, तो स्पेशलिस्ट जो होते थे उनके द्वारा इसको लिखा जाता था। कॉपी किया जाता था, एक पेज से, ओरिजिनल पेज से दूसरे पेज पे लिखना। विद द डेवलपमेंट, बोला विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेनी कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड कोड बी प्रोड्यूस। बोल रहा है कि प्रिंटिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग तकनीक के विकास के बाद जो था मेनी कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड्स कुड बी प्रोड्यूस, बहुत से रिकॉर्ड्स के जो कॉपीज जो होते थे वो प्रोड्यूस होने लगे, बनने लगे, तैयार होने लगे। ह्यूज रिकॉर्ड्स रूम वर बिल्ट टू कीप ऑल द फाइल, और एक बड़ा सा रिकॉर्ड रूम जो था वो तैयार किया गया इस तरह के फाइल्स को रखने के लिए। दिस रिकॉर्ड कंटेन प्राइवेट पेपर और जर्नलिस्ट और ऑफ गवर्नर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ लीडर्स, डायरीज, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग etc। और इस रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ होते थे, तो प्राइवेट पेपर्स हो गए, जर्नलिस्ट, जर्नल्स ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, यानी जो उनके विचार जो होते थे उनके, या उसके बाद जो बड़े नेता होते थे उनके स्पीचेस जो होते थे, भाषण जो होते थे, या डायरीज हो गए, ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हो गए, फोटोग्राफ्स बता रहा आपका, ठीक है, वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए, इन सारे चीज़ों को इस बड़े से रूम्स के अंदर रखा जाता था। और इसे क्या कहा जाता था, नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसे प्रिजर्व किया, सुरक्षित। मोस्ट ऑफ दिस आर नाउ प्रिजर्व, आज के समय में ज़्यादातर ये रिकॉर्ड जो थे जहाँ सुरक्षित रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं, तो नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, राष्ट्रीय लेखागार। आर्चीव मतलब लेखागार होता है। चलिए, ड्रॉबैक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ड्रॉबैक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स देखिए। ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है। आज मैं आपको SW दूंगा और आप लोग इस SW को बना के दिखाइएगा। बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की क्या कमी होती थी। मेनी इंडियंस वर वर्किंग एट द गवर्नमेंट ऑफिस बट दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। बोल रहा है कि बहुत से भारतीय जो होते थे वो सरकारी कार्यालय में काम करते थे, परंतु वो लोग किसका निर्देश का पालन करते थे, तो ब्रिटिश अधिकारियों का। मोस्ट ऑफ दिस ऑफिशियल records were made from administrator perspectives to satisfy their needs. So this record might give only one picture, but the counter picture are also available through other records of the same times. बता रहा है कि इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जितने भी भारतीय थे वो लोग सरकारी कार्यालय में काम करते थे और वो लोग अंग्रेजों के निर्देशों का पालन करते थे। इसका मतलब कि जो अधिकारी जो होते थे, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते थे, वो मेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर पर्सपेक्टिव टू सेटिस्फाई देयर नीड, यानी अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को, की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये स्रोत जो थे वो मतलब सेटिस्फाइड करने योग्य थे या उनकी ज़रूरत पड़ती थी। सो दिस रिकॉर्ड माइट गिव ओनली वन पिक्चर। तो इससे क्या होता था, केवल एक ही साइड की पिक्चर को दिखाता था, यानी अंग्रेज क्या सोचते थे, अंग्रेज किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को ले चलना चाहते थे उसके अनुसार देखा जाता था, ठीक है। बट द काउंटर पिक्चर आर आल्सो अवेलेबल थ्रू अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम टाइम, परंतु काउंटर पिक्चर जो थे आर आल्सो अवेलेबल, कुछ दूसरे जो पिक्चर जो थे वो भी उस समय उपलब्ध थे, ठीक है, अदर रिकॉर्ड ऑफ द सेम टाइम्स, यानी कुछ और भी दूसरे रिकॉर्ड जो थे वो अवेलेबल थे
जिसके आधार पर हम लोग जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था को चला सकते थे। परंतु होता क्या था कि अंग्रेजों के दिशा निर्देशों का पालन करके ही अंग्रेजों के निर्देशों का पालन करके ही जो ब्रिटिश अधिकार जो वर्कर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे वो लोग काम करते थे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल आगे क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। मैं आज आपको होमवर्क दे दूंगा।